हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सेट 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, तो इस वीडियो को भी अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को मिस मत करना, जरूर वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं, तारापुर। आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, क्योंकि तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल कहाँ है? तो जादूगोड़ा। आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, ठीक है। याद रखना, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसलिए आप हर एक प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आप याद कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए आपका नंबर। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। अगर दोस्तों आप पूरे मतलब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेते हो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वही होगा, क्योंकि गेहूँ एक रबी फसल होता है। जो हर व्यक्ति कहता है कि रबी फसल रबी फसल, तो रबी फसल वही पूछ दिया कि रबी फसल आखिर में किसे कहते हैं, तो हम लोग गेहूँ को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना आप प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 4 नंबर दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है। तो वहाँ पर तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में रबी फसल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर खरीफ फसल आ गया। तो रबी फसल के दिनों में क्या क्या हम बोते हैं, वो तो रबी फसल को देखना है, और खरीफ फसल के दिनों में हम लोग क्या क्या बोते हैं वो देखना है। जैसे मान लेते हैं कि रबी फसल के दिन में हम लोग क्या बोते हैं? गेहूँ बोते हैं, चना बोते हैं, मटर बोते हैं, ये सब क्या है? रबी फसल है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है धान। धान एक खरीफ फसल होता है, ठीक है। धान क्या होता है? धान, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। लेकिन यहाँ पर चना, मटर, गेहूँ, ये सब रबी फसल है। तो यहाँ पर खरीफ फसल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे धान, क्योंकि धान एक खरीफ फसल होता है, ठीक है। याद रखें, आपके बोर्ड में पूछता है दोस्तों कि 2 नंबर के कभी कभी प्रश्न आता है कि 5 खरीफ फसल के नाम लिखिए, 5 रबी फसल के नाम लिखिए। ऐसे करके आपके बोर्ड में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो मैं आपको बता दूँ, अब्राहम लिंकन। आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब आपको मतलब कि लगेगा ये अब्राहम लिंकन आखिर में कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि अपने दम पर मतलब कि अपने ही बल पर पूरा मतलब कि अमेरिका का राष्ट्रपति बने, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति बने, अपने ही बलबूते पर अमेरिका का राष्ट्रपति बने, ठीक है। याद रखना। अगला प्रश्न आपको देखना है छठा नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फाइनली आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या कितने अंग होते हैं वैश्वीकरण के? तो वैश्वीकरण के 3 अंग होते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
8 नंबर प्रश्न आ गया। आप 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं आपको हर एक वीडियो के साथ 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, और मैं आपको वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ एनसीईआरटी का जो आपके बोर्ड में इस बार 100% आने की गारंटी है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत हो, और मतलब और सब दिक्कत आए, इसी कारण मैं आपको थोड़ा थोड़ा कर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ताकि आप डेली इसका कि रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम है, तब भी आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको रिवीजन होए। बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने से हमेशा के लिए याद रहता है वो क्वेश्चन। अगर उसी क्वेश्चन को आप 10 दिन छोड़ दोगे तो आपको वो दिमाग से क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग से वो क्वेश्चन हट जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बताइए कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा राज्य है जो कि बीमारू नहीं है। तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। आपका 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे पहला क्षेत्र कहते हैं। निम्न में किसे पहला क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ तो 1 नंबर आप फिक्स रखिए, क्योंकि आपके बोर्ड में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले पूछा जाता था प्रश्न, बताइए कि किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किसे पहला क्षेत्र कहा जाता है और किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाता है। अगर पहला क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र मत लगाना, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पहला क्षेत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पहला क्षेत्र है उसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषि क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर पहला क्षेत्र पूछे तो आप लोग कृषि क्षेत्र पर मारना, ठीक है। कृषि क्षेत्र पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र। दूसरा पूछे तो औद्योगिक हो जाएगा। तीसरा पूछे तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहला पूछा है तो पहला कृषि क्षेत्र होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर दोस्तों है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि सुनामी किस स्थान पर आती है। आप लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन याद किए होंगे, लेकिन इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो कोई भी कह देगा कि आसमान में, स्थल में, लेकिन यहाँ सुनामी जो है वो समुद्र में ही आती है। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखो तो मात्र 1 मिनट का हमारी बात सुन लीजिए। अगर दोस्तों आप क्लास 10th में परीक्षा इस टाइम दे रहे हो और आपको अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग क्या करना, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप अपना अच्छा नंबर उठा सको। क्योंकि अगर आप लोग बुक नहीं पढ़े होंगे, अगर बुक पढ़ना भी नहीं चाहते हो, तो आपको कि नंबर ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लोग घर पर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम अपने चैनल के साथ और हमारे चैनल के जरिए मैं आपको बता सकूँ कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है।